नमस्कार, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें। आगे बढ़ते हैं हमारे मुद्दे की तरफ, जिस पे हम आज डिस्कशन करना चाहते हैं। आज हमने एनालिसिस करी कि जितना भी वेलफेयर स्कीम चल रही है हमारे देश में, उन वेलफेयर स्कीम्स का आखिर जो पैसा है वो कहाँ से आ रहा है। गवर्नमेंट ने कितना एक्सपेंडिचर किया और उन एक्सपेंडिचर्स के बेसिस पे जो टैक्स कलेक्ट किया गया हमसे, वो किस रेशियो में पड़ता है। आज हम एक ही टाइप के टैक्स की बात करेंगे, जो टैक्स गवर्नमेंट ने पेट्रोल और डीजल पे लगाया। हमारी जो एनालिसिस है वो कंपैरेटिव एनालिसिस है। यूपीए के दौरान जो टैक्सेस लगते थे, एक्साइज ड्यूटी लगती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसी को हमने कंपेयर किया है एनडीए के 2014 से 24 तक, यूपीए का 2004 से 14 और एनडीए का 2014 से 24 तक का। अब आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि आखिर जो हमारा एक्सपेंडिचर था वो किस तरीके का था। सबसे पहले चलते हैं एवरेज फ्यूल प्राइस और क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या थे एनडीए के समय पे और यूपीए के समय पे। तो एवरेज जो पेट्रोल का प्राइस था यूपीए के समय पे 2014 से 4 से 14 के बीच में, वो था 51 रुपए 27 रुपए पर लीटर। ये दिल्ली के हिसाब से है, एवरेज इतना ही आता है, लगभग इतना ही पड़ता है। और एनडीए के टाइम पे वो हो गया 75.67 पर लीटर। अगर हम डीजल की बात करें, तो डीजल का जो दाम था वो 35 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर था यूपीए के दौरान, और एनडीए के दौरान यही हो गया 66 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर। क्रूड ऑयल की बात करें, तो क्रूड ऑयल जो यूपीए के टाइम पे 77.61 डॉलर प्रति बैरल था एवरेज 10 साल के कार्यकाल में, वो एनडीए के टाइम पे गिर करके 65.62 डॉलर पर बैरल तक हो गया। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात कहूं, तो सबसे जो हाईएस्ट था यूपीए के टाइम पे 140 डॉलर के ऊपर भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस चले गए थे यूपीए सरकार के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं, जो लोएस्ट और हाईएस्ट पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस जो थे वो देख लेते हैं। यूपीए के टाइम पे जो लोएस्ट प्राइस था वो 35 रुपए प्रति लीटर था पेट्रोल का प्राइस, और हाईएस्ट क्या है 72 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर। अगर एनडीए के दौरान में देखें, तो एनडीए के टाइम पे 59 रुपए 68 पैसे प्रति लीटर, जो कि 2016 में था, और हाईएस्ट गया है 105 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर। ये हमने जो एनालिसिस करी उसके बेसिस पे। डीजल के प्राइस की बात करें अगर यहाँ पे, तो यूपीए के टाइम पे जो लोएस्ट था वो 22 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर था, और हाईएस्ट गया है ये 55 रुपए 48 पैसे प्रति लीटर। लेकिन अगर एनडीए के समय की बात की जाए, तो लोएस्ट था 48 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर 2016 में, और हाईएस्ट जो गया है वो 96 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। अब आप देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो एवरेज थे वो यूपीए के टाइम पे ज्यादा थे, और अगर हम एनडीए के समय में देखें, क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम होने के बाद भी हमारा जो पेट्रोल और डीजल की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा थी। अब आगे बढ़ते हैं एक्साइज ड्यूटी की तरफ। जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी वो यूपीए के दौरान 13 रुपए से लेके 14 रुपए 78 पैसे तक मंडरा रही थी, वहां पे चल रही थी। और लोएस्ट जो थी वो 2014 में 9 रुपए 20 पैसे के आसपास थी, जब मोदी जी की या एनडीए की सरकार आई थी। अगर वही बात की जाए यूपीए के दौरान डीजल पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, हमने ऊपर पेट्रोल की बात करी, डीजल की बात करें, तो उस समय पे जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 3 रुपए 75 पैसे के आसपास जो स्टैग्नेंट थी, मतलब एवरेज चल रहा था, उससे ज्यादा कभी बढ़ी नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी, वो 3 रुपए 46 पैसे 2014 में थी, और 21 रुपए 80 पैसे 2024 में हो जाती है। तो आप देख सकते हैं
कि करीब-करीब 800% के अगर मैं बात करूँ तो करीब 700% के आसपास का इंक्रीमेंट इसमें हुआ है। और वहाँ पे अगर देखा जाए पेट्रोल में, तो करीब-करीब ये 3 गुना मतलब 300% का इंक्रीमेंट हुआ है एक्साइज़ ड्यूटी जो गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है इस समय, 2014 के मुकाबले 2024 में। उसके बाद अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की अर्निंग्स क्या थी। ये जानना बहुत ज़रूरी है इस बात के कि गवर्नमेंट आखिर हमसे जो टैक्स कलेक्ट कर रही है, वो कैसे कलेक्ट कर रही है और कितना वो कमा रही है इन टैक्सेस से। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ प्योरली पेट्रोल और डीज़ल के टैक्सेस के ऊपर कॉन्संट्रेट किया, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब हम बात करते हैं, हम ये ज अब जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की जो अर्निंग्स हैं, वो किस तरीके से रहे। तो टोटल टैक्स जो यूपीए के टाइम में 2004 से 14 के बीच में कलेक्ट किया, वो लगभग 6.5 लाख करोड़ था पेट्रोल और डीजल पे जो टैक्स लगा था उस पे। लेकिन अगर 2014 से 24 पे अगर देखा जाए तो ये टैक्स बढ़ के हो जाते हैं 27.5 लाख करोड़। मतलब कितना डिफरेंस? लगभग 21 लाख करोड़ का जो डिफरेंस है, ये मैं मोटा-मोटा अप्रॉक्सिमेट फिगर बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ-कुछ कम ज़्यादा भी हो, लगभग लेकिन 21 लाख करोड़ का जो डिफरेंस था, इंक्रीज जो है टैक्स रेवेन्यू में, एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल और डीजल पे लगती है, उसकी वजह से सरकार को 21 लाख करोड़ का पिछले 10 सालों में फायदा हुआ है। तो ये हो गया फायदा। चलिए कोई बात नहीं, हमने पैसे दिए हैं, महंगाई इससे बढ़ी है पर ठीक है। देखते हैं कि आखिर ये सारे पैसे जो इन्वेस्ट किए गए या खर्च किए गए, वो कहाँ-कहाँ खर्च किए गए। अब इसके बाद चलते हैं हम गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, कौन-कौन सी हैं? आयुष्मान भारत, फ्री राशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रधानमंत्री आवास योजना और कोविड-19। ये सारी स्कीम्स जो हैं गवर्नमेंट ने जो बहुत तेज़ी से फैलाई हैं और ये सरकार की फ्लैगशिप स्कीम्स कही जाती हैं और कोविड-19 को हैंडल करा था, तो फ्री वैक्सीनेशन का भी एक उन्होंने बात कही थी कि फ्री वैक्सीनेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अब फ्री वैक्सीनेशन तो सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन जो प्रोक्योरमेंट था। प्रोक्योरमेंट के लिए वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने 35,000 करोड़ का एलोकेशन किया था और एक आरटीआई के तहत, इंडिया टुडे के एक आर्टिकल में हमने निकाला, उस आरटीआई के तहत जो है तो 27,945.14 करोड़ जो है तो यूज़ हुआ था और 7,054.86 करोड़ अनयूटिलाइज्ड था। अब मान लेते हैं कि 35,000 कर हमने जब इसकी बात करी तो हो सकता है कि उसके बाद कुछ यूज़ हुआ, तो हम पूरे 35,000 करोड़ का भी मान लेते हैं कि ये 35,000 करोड़ यूज़ हुए। फिर आते हैं आयुष्मान भारत। तो गवर्नमेंट की अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है, उसके अकॉर्डिंग 79,157 करोड़ का एक्सपेंडिचर जो है, गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत में किया हुआ है। फ्री राशन स्कीम, जिसमें गवर्नमेंट ने जब से ये फ्री राशन स्कीम चालू हुई है, तो मोटा-मोटा 11.80 लाख करोड़ रुपए फूड सब्सिडी के तहत, फ्री राशन स्कीम के तहत पिछले 5 वर्षों में गवर्नमेंट ने दे दिया है। वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, तो 5 से 6 लाख करोड़ रुपए 2004 से 2014 के बीच में खर्च किए गए थे यूपीए सरकार के दौरान। वहीं एनडीए सरकार के दौरान ये 13 से लेके 16 लाख करोड़ तक हो गए। अब इसमें हमने इन्फ्लेशन नहीं जोड़ा है। ये एग्ज़ैक्ट वही फिगर है जो यूपीए के दौरान जो कैलकुलेशन थी उसपे हमें मिलते हैं और 13 से 16 लाख करोड़ रुपए जो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मिलते हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसमें अर्बन डेवलपमेंट में 1,99,652 करोड़ की कमिटमेंट थी। 1,63,926 करोड़ रिलीज किए जा चुके हैं और वहीं रूरल के लिए 3,32,318 करोड़ 2024 तक खर्च किए जा चुके हैं। तो ये सारी जो फ्लैगशिप स्कीम थी, कोविड-19, आयुष्मान भारत, कोविड-19 हैंडल करना, आयुष्मान भारत, फ्री राशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और प्रधानमंत्री आवास योजना। गवर्नमेंट मोस्टली इन्हीं सब की बात करती है, इसलिए हमने इन्हीं सब चीज़ों की बात करी है। अब आइए जानते हैं कि ये पैसे खर्च कैसे हुए हैं। अब पेट्रोल और डीजल से गवर्नमेंट की जो एक्स्ट्रा इनकम हुई है, वो हुई है 21 लाख करोड़ की। अब अगर देखा जाए एक्सपेंडिचर देखा जाए, तो कोविड-19 में लगभग 35,000 करोड़,
आयुष्मान भारत में 79,157 करोड़, मतलब करीब करीब 80,000 करोड़। फ्री राशन स्कीम में 11,80,000 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर में 9 लाख करोड़ को जो डिफरेंस है, यूपीए के टाइम पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा था और एनडीए के टाइम पे जो एक्सपेंडिचर हो रहा था, उसमें 9 लाख करोड़ का डिफरेंस आ जाता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में मोटा मोटा 5 लाख करोड़ का जो खर्च आता है। अब अगर नेट डिफरेंस देखा जाए तो नेट डिफरेंस आता है -5,94,157, मतलब 6 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने जो हमसे टैक्स कलेक्ट किया है पेट्रोल और डीजल बस से, उसमें से लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ है। तो नेट डिफरेंस आता है -5,94,157, मतलब 6 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने जो हमसे टैक्स कलेक्ट किया है पेट्रोल और डीजल बस से, उसमें से लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा खर्च किया हुआ है। बात तो यहीं पे है। गवर्नमेंट कहती है कि हमारा जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, और आजकल आप हाईवे पे चलिए, एक्सप्रेस वे पे चलिए, हर जगह टोल है। टोल के रेट्स लगभग हर साल बढ़ जाते हैं। सारे टोल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बन रहे हैं। टोल कंपनियों को रोड मैनेज करने के लिए दे दी जाती है। उसके बाद पेट्रोल डीजल पे जो टैक्स लगा है वो लगा ही हुआ है। फिर उसके बाद हम स्टेट गवर्नमेंट को भी जो वैट देते हैं वो भी बढ़ जाता है इस तरीके से, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है मोस्टली होती हैं वो परसेंटेज में टैक्सेस लगाती हैं। मतलब अगर कोई भी टैक्स लगा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और उसमें वो एक परसेंटेज लेती हैं, किसी का 20% है, किसी का 30% है, किसी का 18% है, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग वैट परसेंटेज है, क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल आज भी जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। अब इसके बाद बात करते हैं इस बारे में कि गवर्नमेंट ये भी कहती है कि इनका जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वैट के अंदर नहीं आता है, जीएसटी कलेक्शन ज्यादा है, सारी चीजों के रेट क्योंकि इन्फ्लेटेड है, प्राइस बढ़ चुका है, तो गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन भी उसी तरीके से होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक सामान है जो 100 रुपए का आता था 2014 में, और आज उसकी कीमत 150 रुपए हो गई। तो पहले जो टैक्स 10% लगता था 100 रुपए में, वो 10 रुपए लगता था, तो वो कीमत हो गई 110 रुपए। लेकिन आज वो 150 रुपए की चीज में गवर्नमेंट अगर 10% से 15 रुपए कमा रही है, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जो 110 रुपए की चीज मिल रही है और वो 165 की मिल रही है, तो 15 रुपए, तो गवर्नमेंट का अपने आप ही 50% से टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है। तो ये हो गया टैक्स कलेक्शन का जो एक्स्ट्रा पैसा है। तो गवर्नमेंट क्लेम करती है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ है, उस तरीके से जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ रहा है। तो हमें ये समझने में ना यहाँ पे जरूरी है कि जितना भी हम पैसा गवर्नमेंट जो कमा रही है और जितनी भी फ्लैगशिप स्कीम चला रही है, वो तो पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस से ही लगभग सारी चीजें कवर हो जा रही है। इनकम टैक्स हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, जीएसटी हमने यहाँ कैलकुलेट नहीं किया, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट नहीं करी। लेकिन इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो इस समय ऑल टाइम हाई पे हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत जो अल्ट्रा रिच जिन्हें हम कहते हैं, थाउजेंड्स करोड़, 2,000 3,000 करोड़ के ऊपर के लोग हैं, कई सारे लोग देश छोड़ करके जा रहे हैं और दूसरे दूसरे देशों में टैक्स हेवन, जहां टैक्स कम है, ऐसी कंट्रीज में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये मानना है गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से कमा रही है उस तरीके से शायद महंगाई को भी कम कर सकती है पेट्रोल और डीजल में टैक्सेस कम करके। और दूसरी चीज, जिस तरीके से गवर्नमेंट की इनकम हो रही है, अगर यही टैक्सेस रखती भी है तो शायद इनसे रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इस बात को उल्लेखनीय है कि हमारा जितना भी टैक्स सिस्टम है, अगर उस टैक्स सिस्टम से हम ये देखते हैं कि हमें उस तरीके का बेनिफिट नहीं मिल रहा है जो हमें मिलना चाहिए, तो उस टैक्स सिस्टम का क्या मतलब है? आप बताइए, क्या आपको रोडें सही क्वालिटी की मिल रही हैं? क्या आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उस क्वालिटी का मिल रहा है? अभी अभी आपने देखा कि बिहार में 12 पुल गिर गए। 20 साल से बिहार में बीजेपी और जेडीयू का शासन है। बीच में 2 साल 3 साल के लिए शायद आरजेडी और जेडीयू का आया था, आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस का महागठबंधन बना था, पर ज्यादातर समय में जेडीयू और बीजेपी का शासन है। और कई सारे जगह से पुल टूटने के और रोडें टूटने की ऐसी खबरें आती रहती हैं। अब
100-100 साल पुरानी जो अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग है, रोडें हैं, वो चल रही हैं और यहाँ बनाई हुई चीजें टूट जाती हैं। अब हम यही तो बात करके यूपीए से एनडीए में आए थे। एनडीए भी उसी तरीके से काम कर रहा है, तो फिर यूपीए कौन सा बुरा कर रही थी? कम से कम हमें टैक्स तो कम देना पड़ रहा था। इस बात को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब भी हम किसी भी तथ्य की जांच करते हैं, महंगाई की जांच करते हैं या फिर बेरोजगारी की जांच करते हैं, तो हमें उनकी पड़ताल करना आवश्यक है। महंगाई का बहुत बड़ा कारण होता है डीजल के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, फ्रेट चार्जेस जो मैं ढुलाई भाड़ा जिसे कहते हैं हिंदी में, ढुलाई भाड़ा बढ़ जाता है। अब ढुलाई भाड़ा बढ़ गया तो सारी चीजें, सब्जियों से लेकर के राशन से लेकर के जितनी भी हमारी रोजमर्रा में गुड्स हैं, उन सब के प्राइसेस पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है और उन सब की प्राइसेस जो है तो बढ़ जाती हैं। जब प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो कंपनीज पे भी प्रेशर आता है, लोगों पे भी प्रेशर आता है और इस तरीके से कंपनीज भी पे जब प्राइस का प्रेशर आता है तो जॉब लॉसेस भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें ये इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम गवर्नमेंट से सिर्फ एक ही उम्मीद करते हैं कि वो इस टैक्स स्ट्रक्चर को आने वाले बजट में ध्यान रखें और इस टैक्स सिस्टम को कुछ इस तरीके से बदलें कि हमें टैक्सेस जो दे रहे हैं वो हमारी सैलरी के अकॉर्डिंग हो, हमारी अर्निंग्स के अकॉर्डिंग हो। मैं इनकम टैक्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। टैक्स सभी दे रहे हैं। अगर आप पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, कोई गुड्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, आप सब टैक्स दे रहे हैं। इस बात को भूल जाइए कि कोई व्यक्ति जो मेरे जैसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स दे रहा है तो वही बस टैक्स दे रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इनकम टैक्स कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन अगर मैं जीएसटी की बात करूं, एक्साइज ड्यूटी की बात करूं, पेट्रोल डीजल पे टैक्स की बात करूं, आप सभी पे उसका असर पड़ता है। तो मेरा सिर्फ एक अनुरोध है निर्मला सीतारमन जी से कि इस बार जो फाइनेंस बिल आने वाला है, शायद अगले हफ्ते आने वाला है 23 जुलाई को, उसमें इस बात का वो ध्यान रखें और टैक्स सिस्टम की तरफ कुछ ध्यान रखें और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हर जगह टोल 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 ये सारी चीजें होती जा रही हैं उस पर भी ध्यान रखें और उसे कंट्रोल करने का प्रयास करें। आप जरूर हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आपके इस वीडियो को आप अगर अभी तक हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी को धन्यवाद।